सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थ्री HCI की। तो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो वन शॉट अपलोड कर दी है। अगर आपने चैनल पर नहीं देखे तो जाके पहले उनको चेकआउट कीजिए, उनको देखिए उन वीडियो को, उसके बाद यूनिट 3 पे आइए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें बता दिए थे 7 क्वेश्चन इसके, वो 7 के 7 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपका यूनिट 3 से नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से भी याद ना करो तो आपको हर एक टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें मुझको किस चीज से रिलेटेड लिखना है। बना के भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आपकी क्लियर हो जाएगी बातें कि इस टॉपिक के बारे में हमको क्या जानकारी प्रोवाइड करनी है एग्जाम में। ठीक है, और आप इसको हेडिंग हेडिंग इनकी अच्छे से याद कर लो और कुछ भी एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बना के लिख के आओ तो भी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी है बेसिकली सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन है स्क्रीन डिजाइन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। तो हमने फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि स्क्रीन डिजाइन क्या होता है और उसकी वहां पे हिस्ट्री भी पढ़ी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें कि स्क्रीन डिजाइन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको देखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार रिपीट होता है वो होता है स्क्रीन नेविगेशन फ्लो। ठीक है, इसको भी आगे हम देखेंगे। ये दोनों टॉपिक यूनिट 3 के काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये रिपीट होते रहते हैं काफी बार। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, पहला ही है हमारा स्क्रीन डिजाइन। स्क्रीन डिजाइन है क्या, पढ़ते हैं कि स्क्रीन डिजाइन इज बेसिकली हाउ यू ऑर्गेनाइज एंड डिजाइन द लेआउट ऑफ ए डिजिटल इंटरफेस लाइक ए वेबसाइट और मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है कि ये कि कैसे आप किसी भी चीज के लेआउट को बनाते हो उसी को हम स्क्रीन डिजाइन कहते हैं। जैसे हमने एक मोबाइल ऐप बनाया तो उसका कैसे हमने स्क्रीन डिजाइन बनाया, कैसे उसका लेआउट तैयार किया, कैसे ऑर्गेनाइज किया उसको। ठीक है, एक डिजिटल इंटरफेस बनाया एक वेबसाइट का। ठीक है, तो वो सभी क्या है, स्क्रीन डिजाइन है। स्क्रीन डिजाइन के अंदर आते हैं कि कैसे हम किसी लेआउट को ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजाइन करते हैं। स्क्रीन डिजाइन बेसिकली हाउ यू ऑर्गेनाइज एंड डिजाइन द लेआउट ऑफ डिजिटल इंटरफेस लाइक वेबसाइट और मोबाइल फोन। ठीक है, तो इसी एक डेफिनेशन से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये। और आगे देख लेते हैं फिर भी एक दो लाइन कि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर द इंफॉर्मेशन इज क्लियर, इजी टू फाइंड एंड लुक्स गुड। यहां पे सबसे ज्यादा चीज पे ध्यान किस पे दिया जाता है कि सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो। ठीक है, और इजी टू फाइंड हो, मतलब अच्छे से यूजर उसको फाइंड कर पाए, एंड लुक्स गुड, और वो देखने में भी सुंदर लगे। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो का पूरा एग्जांपल ले लीजिए आप कि मेरी वीडियो में आपको सबसे अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन क्लियरली आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, इजी टू फाइंड है, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, इजी टू फाइंड है, एंड लुक्स गुड। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइटिंग के माध्यम से, मेरी राइटिंग ठीक है, ठीक है, तो उसके माध्यम से आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीन डिजाइन रेफर टू द अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट। ठीक है, ऑन ए डिजिटल डिस्प्ले सच एज ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन डिजाइन क्या रेफर करती है कि एक ऐसा अरेंजमेंट और ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है विजुअल एलिमेंट की जो कि हमारे डिजिटल डिस्प्ले पर होती है, जैसे कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन स्क्रीन। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें लेआउट। लेआउट में क्या है, लेआउट हाउ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि हो गया हमारा टेक्स्ट, इमेज, बटन्स आर ऑर्गेनाइज ऑन स्क्रीन। तो लेआउट के अंदर यही आता है कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करें, कैसे इमेज को ऑर्गेनाइज करें, कैसे बटन को ऑर्गेनाइज करें। ये सभी जो फैक्टर हैं हमारे, जो सभी एलिमेंट हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे हम डिजाइन करें, वो सब हमारे लेआउट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद देखते हैं कलर एंड टाइपोग्राफी। इसमें आता है द यूज ऑफ कलर एंड फॉन्ट टू इनहेंस रीडेबिलिटी एंड क्रिएट ए विजुअल अपीलिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो अच्छा होगा या फॉन्ट अच्छा होगा देखने में, ठीक है, तो वहां पे रीडेबिलिटी बढ़ेगी यूजर की। ठीक है, रीडेबिलिटी इनहेंस होगी, भाई यहाँ पे लिखा है, वो आसानी से चीजों को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, और कलर आपका कोई ऐसा ना हो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा हो कि वो देखते ही चला जाए यूजर वेबसाइट से आपकी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कलर सिंपल और प्रोफेशनल कलर यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में मैंने आपको पहले भी ये हेडिंग कई बार आ चुकी है, पिछली दोनों आपने वीडियो देखी है, तो वहां पे आपको पता है, यहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म लुक लेके चलते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट कोई कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी एक प्रॉपर ड्रेस होती है, तो वो एक उसी तरह से एक प्रॉपर लुक मेंटेन करके चलता है। मेंटेन ए यूनिफॉर्म लुक एंड फील अक्रॉस ऑल स्क्रीन फॉर ए एक्सपीरियंस, जो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसका, उसी के बेस पर वो कंटिन्यू रखता है वहां पे। ठीक है, बिल्कुल अलग ही नहीं कर देता, थोड़ा बहुत मेंटेन उसको भी पिछले वाले को करके चलता है। नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस, यूआई एलिमेंट। यूजर इंटरफेस में जैसे कि आपके आ गए बटन, आइकन एंड अदर इंटरेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, लाइक दैट यूजर एंगेज विद ऑन द स्क्रीन, जिससे कि यूजर एंगेज हो हमारी स्क्रीन पर, ऐसा यूआई डिजाइन हमको क्रिएट करना है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था और अच्छे से, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस यूनिट का, स्क्रीन नेविगेशन। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसके काफी उम्मीद है कि इस बार आ जाए स्क्रीन नेविगेशन। ठीक है कुछ नहीं, इसमें भी स्क्रीन के बारे में ही लिखना है। ठीक है, देखते हैं कि स्क्रीन नेविगेशन फ्लो इज सीक्वेंस इन विच यूजर्स मूव थ्रू डिफरेंट स्क्रीन
और पेज विद इन डिजिटल एप्लीकेशन। यहाँ पे सिंपल आपकी डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन नेविगेशन फ्लो क्या है, कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे मूव हो रहे हैं, ठीक है, और एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे डिजिटली एप्लीकेशंस पर मूव हो रहे हैं, तो वो सभी हमारा स्क्रीन नेविगेशन के अंदर आता है। ए वेल डिजाइन नेविगेशन सिस्टम एंड स्मूथ फ्लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वेल डिजाइन नेविगेशन सिस्टम एंड स्मूथ फ्लो इनहेंस। अगर हमारा नेविगेशन सिस्टम स्मूथ होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या चीज बनेगी, इनहेंस होगा, इनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस होगा, अलोइंग यूजर टू नेविगेट द इंटरफेस एफर्टलेसली, ठीक है, जो हमारा यूजर है वो नेविगेट कर पाएगा एफर्टलेसली वहां पे, ठीक है, वेबसाइट से या कोई भी आपका ऐप है उससे, एंड एकम्प्लिश देयर टास्क विद इजी वे, ठीक है, इजी तरीके से वो अपना टास्क वहां पे कंप्लीट कर पाएगा। इतना था हमारा स्क्रीन नेविगेशन में। अब इसके भी थोड़े से कंपोनेंट देख लेते हैं। तो कंपोनेंट में इसके आते हैं, पहला है हायरार्की। हायरार्की में सबसे बढ़िया एक चीज आती है हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज स्क्रीन इन ए लॉजिकल ऑर्डर। जो हमारे स्क्रीन के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लॉजिकल वे में, ऑर्डर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, यूजुअली विद ए क्लियर स्टार्टिंग। शुरू में उसको क्या देते हैं, क्लियर स्टार्टिंग देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए पाथ टू फ्लो, और एक पाथ मेंटेन करके चलते हैं कि भाई इसके बाद ये चीज आनी है, इसके बाद ये चीज आनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले हमने स्क्रीन नेविगेशन की डेफिनेशन बताई, उसके बाद कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पहले कंपोनेंट बता देता भाई स्क्रीन नेविगेशन के कंपोनेंट ये हैं और बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे, तो आप कंपोनेंट पढ़ लेते तो कंपोनेंट इतने अच्छे से तरीके समझ में नहीं दिए आते आपकी। अब यहाँ पे आपने स्क्रीन नेविगेशन पहले पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, तो कंपोनेंट आपकी इजीली समझ आ जाएंगे कि इससे रिलेटेड ही काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि स्क्रीन नेविगेशन हमको क्या करती है, एक लॉजिकल ऑर्डर देती है, ठीक है, इससे यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, नेविगेट वो एफर्टलेसली कर पाता है एंड अपने टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिजाइनिंग नेविगेशन सो दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू मूव बिटवीन स्क्रीन्स विदाउट कंफ्यूजन, कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन तक वो विदाउट कंफ्यूजन के कैसे मूव कर सकता है, वो सारा स्क्रीन नेविगेशन इस डिजाइनिंग नेविगेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीडबैक में क्या आता है, प्रोवाइडिंग विजुअल और इंटरेक्टिव केस टू लेट यूजर नो देयर करंट लोकेशन एंड अवेलेबल पाथ, ठीक है। फीडबैक में वो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, यूजर से, उसकी करंट लोकेशन एंड अवेलेबल पाथ और जो है उसके, वो हमारे यूजर से हम पूछते हैं, यूजर हमको बताता है। उसके बाद इफिशिएंसी में क्या आता है कि डिजाइनिंग नेविगेशन दैट मिनिमाइज द नंबर ऑफ क्लिक और स्टेप रिक्वायर्ड टू रीच ए स्पेसिफिक स्क्रीन। यहाँ पे क्या बता रहा है कि डिजाइन के साथ साथ हम मिनिमाइज करते हैं द नंबर ऑफ क्लिक्स, कि ज्यादा क्लिक्स हमको ना करने पड़े, कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर बार बार यूजर को ट्रांसफर कर रहे हैं, कि थोड़ा सा टॉपिक हमने यहाँ बता दिया फिर नेक्स्ट का पेज लगा दिया कि नेक्स्ट पे जाओ आगे की इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्लिक्स हमको नहीं करने चाहिए, ठीक है। ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड टू ईच स्पेसिफिक स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी के अंदर आता है। तो वीडियो को यार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं यार, मैं आपके लिए इतने अच्छे नोट्स ला रहा हूं, फिर भी आप लाइक तो कर ही दो वीडियो को, और बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इस वीडियो में और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है। अभी मैं जो चीज नहीं कर पा रहा हूं वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप मुझको और बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज में ऐड करूं, ठीक है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेटर हो किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, हर बार रिपीट होता है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको भी देख लेना। तीन क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आते हैं यूनिट से, तो उन तीन में ये क्वेश्चन परमानेंट ही आप मान के चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्नाइडरमैन्स 8 गोल्डन रूल ऑफ इंटरफेस डिजाइन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इसमें 8 गोल्डन रूल में पहला है वो है स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मैंने बिल्कुल थ्योरी वाले तरीके से इसको कवर नहीं किया, यहाँ पे हर एक के 4-4 पॉइंट बताए हैं कि आपकी 2 पॉइंट भी याद रह जाएं तो आप उनसे ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम में कर पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर पॉइंट, हर लाइन से एक कीवर्ड उठा लेना है, उसको ध्यान रखना है, और 4 कीवर्ड हर एक पॉइंट के लिए उठा के रखना है कि आप 4 लाइन तो मिनिमम एग्जाम में लिख के आए एक गोल्डन रूल के ऊपर। तो स्ट्रीम ऑफ कंसिस्टेंसी, कीप थिंक फैमिलियर थ्रू आउट, ठीक है। यूज द सेम आइकन, कलर एंड लेआउट पैटर्न, यूजर शुड नो व्हाट टू एक्सपर्ट, कंसिस्टेंसी ब्रीड कॉन्फिडेंट इन इंटरेक्शन। तो इन 4 लाइन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको रखना है, फैमिलियर हो, जैसा कि आपका पहला कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप चल रहे थे, ऐसे ही कंसिस्टेंसी यहाँ पे फैमिलियर वाली मेंटेन करके चलनी है। यूज सेम आइकन, जैसे कि आपने पहले आइकन यूज किए थे उसी तरह से आइकन्स, कलर एंड लेआउट पैटर्न जो मेंटेन करके आपको चलना है, जैसे कि कंसिस्टेंसी वाली हेडिंग में बताता था उसी तरह से है कि शुड नो व्हाट टू एक्सपर्ट, कि जैसा कि आपसे यूजर एक्सपर्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी ब्रीड कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंट बढ़ाता है यूजर्स का इंटरेक्शन करने के लिए, उसको जैसे पहले वाला था इंटरफेस वैसा ही मिल जाता है, तो उसको उसकी आदत होती है, उससे वो और अच्छे तरीके से वहां पे इंटरफेस आपकी वेबसाइट या
मोबाइल ऐप से कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनेबल फ्रीक्वेंट यूजर्स टू यूज शॉर्टकट्स। अब इसमें क्या आता है, लेट एक्सपीरियंस्ड यूजर स्पीड अप टू टास्क। जो एक्सपीरियंस यूजर होते हैं वो क्या करते हैं, टास्क की स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन पे वर्क करना पहले से ही आता है, तो वो बहुत तेजी के साथ टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। प्रोवाइड कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिलते हैं हमको, और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस, ठीक है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी हमको मिलते हैं। पावर यूजर लव इफिशियंसी, ठीक है, जो यूजर होते हैं वो जो पावर होती है डिवाइस की उसको पसंद करते हैं। जैसे कि आपका कोई डिवाइस है, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको इफिशियंसी वो कैसे निकाल के देगा, ठीक है। अगर आपका बढ़िया डिवाइस है, मान लीजिए एक लैपटॉप आपका 5,000 का है, बिल्कुल चलता ही नहीं है, ठीक है, आप उसमें वेबसाइट बना रहे हो, बहुत देर बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, एक तरफ आपका बहुत अच्छा लैपटॉप है, मैक ले लीजिए, मैकबुक, तो वहां पे आपको इफिशियंसी वो बहुत अच्छी निकाल के देगा, आपकी एक कमांड पे तुरंत एक्शन आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इफिशियंसी पसंद करते हैं यूजर्स, ठीक है। शॉर्टकट रिड्यूस रिपीटेटिव एक्शन, जो शॉर्टकट्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं रिपीट होने वाले एक्शंस को, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक। अब यहाँ पे आता है ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन, यहाँ पे हमको ऑलवेज रिस्पॉन्स करना चाहिए यूजर के एक्शन का, ठीक है। उसके बाद यूज विजुअल और ऑडिटरी केसेस, ठीक है। उसके बाद फीडबैक कंफर्म एक्शन वेयर रिसीव्ड, ठीक है, जो भी वहां पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको कंफर्म करना है, वेयर रिसीव करना है, ठीक है। इट्स हेल्प यूजर स्टे ओरिएंटेड, ठीक है। सिंपल से 4 पॉइंट थे इसके। उसके बाद नेक्स्ट, डिजाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर। अब यहाँ पे कीप इंस्ट्रक्शन क्लियर एंड कंक्लूसिव, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट यूजर ऑफ कंफर्मेशन व्हेन नीडेड। प्रॉम्प्ट मतलब जो भी आपका यूजर टू कंफर्मेशन व्हेन नीडेड, आपको कंफर्मेशन करना चाहिए, ठीक है, अगर यूजर कह रहा है तो, अगर उसकी नीड है तो। उसके बाद डायलॉग शुड हैव क्लियर एंडिंग, यहाँ पे क्लियर एंडिंग आपको देनी है किसी भी चीज की जो भी आपने बनाया है, जिससे कि आपका टॉपिक पूरा क्लियर आपने बीच में कर दिया तो बाद में उसका पूरा एक कंक्लूजन सा निकाल के देना है, क्लियर एंडिंग वहां पे रखनी है। क्लोजर रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अनसर्टेनिटी को हटा देना है, ठीक है, रिड्यूस करना है, क्लोज करना है। उसके बाद हम देखते हैं ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग। अब यहाँ पे मेक एरर मैसेज इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो भी आपके एरर हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। ऑफर सजेशन ऑफ रिकवरी, और जो भी आपके एरर निकल के आएंगे उसको कैसे रिकवर करना है उसके सजेशन भी हमको ये देगा, ठीक है। उसके बाद डोंट ब्लेम यूजर फॉर मिस्टेक, और यूजर पे आपको ब्लेम नहीं करना मिस्टेक्स का, बल्कि क्या करना है, गाइड यूजर बैक ऑन ट्रैक, उनको गाइड करना है कि वो अपने ट्रैक पर वापस जा सकें, ठीक है। तो ये 5th पॉइंट में आता है, ठीक है। इनकी आप हेडिंग तो अच्छे से याद कर ही लें, ये तो आपको एक बार लिख के भी देख लेनी चाहिए हेडिंग, और उसके बाद एक एक पॉइंट भी आपको, जैसे यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और कंफर्मेशन, क्लियर एंडिंग होनी चाहिए, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो इन चारों पॉइंट को एक हेडिंग लिख के और इन चारों को पॉइंट को लिख लो, तो इन चारों पॉइंट से ही आपको वहां पे याद हो जाएगा। और इनकी भी एक ट्रिक आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, कि यहाँ पे इन सभी का पहला पहला अक्षर याद करो और वहां से एक ट्रिक बनाओ कि हाँ इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है, तो जिससे कि और भी आसानी से आपको एग्जाम में याद हो पाएगा, ठीक है। इस एग्जाम में ज्यादातर बंदे अपनी लैंग्वेज में ही बना के लिखते हैं, रट के कम ही जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन तो आपको पढ़ के जानी ही पड़ेगी, ठीक है। प्रिमिटिव इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन, ठीक है, लेट यूजर अनडू देयर एक्शन, ठीक है, प्रोवाइड ए सेफ्टी नीड फॉर मिस्टेक, रिड्यूस एंग्जाइटी अबाउट मिस्टेक चेंज, गिव यूजर रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पे इसमें क्या बता रहा है कि हमको यूजर के एक्सपेरिमेंट के लिए एक रूम अलग से देना चाहिए, ठीक है, उसके एंग्जाइटी को रिड्यूस करना चाहिए अगर वो कोई चेंजेस कर रहा है तो, ठीक है, उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, कि वो वहां पे नीड फॉर मिस्टेक, उसकी मिस्टेक के लिए, ठीक है, वहां पे उसको सेफ्टी मिलेगी कि भाई चल इतनी हम तेरी मिस्टेक सह लेंगे। उसके बाद लेट यूजर अनडू देयर एक्शन, और वो अनडू भी अपने एक्शंस को कर सके और उनको दोबारा अच्छे से और बना सके। उसके बाद सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब यूजर शुड फील इन कंट्रोल, यूजर को क्या होना चाहिए, फील होना चाहिए कि कंट्रोल पूरा उसके हाथ में। जैसे आप फोन चला रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है फोन का, कि आप अभी वीडियो क्लोज करें और अभी इंस्टाग्राम पर जाएं और रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें, या फेसबुक पे जाएं अभी अपनी एक रील बनाए वहां पे, ठीक है। तो जो भी आप व्हाट्सएप चलाएं, पिक्चर देखने लगे, ठीक है, अभी मैच स्टार्ट कर लें, तो वहां पे ये सभी चीज आते हैं कि वो यूजर चाहता है कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में हो। मेक एक्शन प्रेडिक्टेबल, और वो एक्शन को प्रेडिक्ट कर सके कि हाँ मैं इस चीज को यहाँ पे ये चीज करके इस चीज पर जा सकता हूं, या मुझको ये वाला ऐप दबा के ये चीज मेरे सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस चीज के होने से ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। प्रोवाइड क्लियर पाथ टू गोल्स, एक क्लियर पाथ देता है, फास्टर ए सेंस ऑफ पावरमेंट, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, अब ये सबसे लास्ट हुआ है। मिनिमाइज द नीड ऑफ रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, ठीक है, मिनिमाइज द नीड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिस्प्ले रिलेवेंट डेटा वेयर नीडेड, डिस्प्ले करता है ओनली रिलेवेंट डेटा को, वो जब
भी उनकी नीड होती है। डोंट ओवरवेलम यूजर विद टू मच एट ए टाइम, ठीक है, यहाँ पे टू मच इन्फॉर्मेशन यूजर को एक साथ नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, वहां पे वो फिर कंफ्यूज होएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंपल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8 स्टेप थे, आपकी समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो एक बार और वीडियो को चेकआउट कर लें, पीछे जाएं थोड़ा सा और एक बार और सुन लें, ठीक है। तो ये पूरे 8 के 8 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से आपको कीवर्ड निकाल लेना है और अच्छे से एग्जाम में इनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है कि इस बार आप आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। ग्राफिकल सिस्टम, इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और डिसएडवांटेजेस, जो हमने पीछे फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, वो पढ़ा था हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, और आपकी समझ आ जाएगा इससे कि मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ और आपको एग्जाम में किस तरीके से इसको प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। अब ग्राफिकल सिस्टम देखते हैं। ग्राफिकल सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि कोई भी चीज कंप्यूटर पे रन करना, सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं कि हाँ ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इट यूजर ग्राफिक एंड विजुअल एलिमेंट फॉर इंटरेक्शन, user navigate through image icon and windows, it provide visual interface of task and operations, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे यूजर ग्राफ एंड विजुअल एलिमेंट को यूज करता है इंटरेक्शन के लिए, नेविगेट करता है किन किन चीजों की मदद से, विंडो की मदद से, बटन्स की मदद से, आइकन्स की मदद से, ठीक है, इमेज की मदद से अच्छे से उनसे नेविगेट कर पाता है। उसके बाद इट्स प्रोवाइड विजुअल इंटरेक्शन, और विजुअल इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है आपको किसी भी टास्क या ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिकल सिस्टम। एलिमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं इसमें, जैसे कि ग्राफिक्स यूज होते हैं, आइकन्स, विंडोज, पॉइंटर, ठीक है। तो इनके बारे में भी एक लाइन आपको अच्छे से लिख देनी है कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। आइकन सिंबॉलिक इमेज, सिंबॉलिक इमेज, जैसे कोई भी आइकन आपके सामने आ रहा होगा इस टाइम स्क्रीन पर, तो वो क्या है, सिंबॉलिक इमेज रिप्रेजेंटिंग फंक्शन और प्रोग्राम की, एक फंक्शन और प्रोग्राम उस पे होता है कि इस चीज को करने से ये चीज होगा, ठीक है। उसके बाद विंडोज रेगुलर एरिया ऑफ डिस्प्लेइंग कंटेंट और एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर कर्सर और माउस, ठीक है, यूज फॉर सिलेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को सेलेक्ट या इंसर्शन के लिए हम माउस और कर्सर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसके एलिमेंट हैं, ग्राफिकल सिस्टम के। अभी हम आगे भी देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो वीडियो को लाइक कर दें यार, ठीक है, और अच्छे से वीडियो को देखें, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरेक्टिव इन ग्राफिकल सिस्टम, ठीक है। यूजर इंटरेक्ट विद क्लिकिंग, ड्रैगिंग और टाइपिंग, यूजर कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कैसे इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से, ग्राफिकल सिस्टम से, किसकी मदद से, क्लिकिंग की, ड्रैगिंग और टाइपिंग की मदद से, ठीक है। ग्राफिकल एलिमेंट रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन, और ग्राफिकल एलिमेंट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं यूजर के एक्शन के बाद, ठीक है। जो भी यूजर एक्शन देता है उसकी अकॉर्डिंग ही वहां पे रिस्पॉन्स करते हैं। फीडबैक इज प्रोवाइडिंग थ्रू चेंज इन अपीयरेंस एंड एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन की भी हेल्प लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिससे भी यूजर को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो वहां पे वो हम निकाल के देते हैं यूजर को आउटपुट। यूजर्स कंट्रोल द सिस्टम थ्रू इंट्यूटिव विजुअल केस, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है, ठीक है, वही बताया था। आप एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में मैंने 4 ही लाइन लिखी हैं, 4 पॉइंट है मेनली। पहला है कॉमनली यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, मैक एंड लिनक्स। एप्लीकेशन कब कहां पे हम इसको यूज करते हैं, ग्राफिकल सिस्टम को, जैसे कि विंडोज, मैक एंड लिनक्स, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं ग्राफिकल सिस्टम को। यूज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डिजाइन, गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी, और कहां पे हम यूज करते हैं, यूज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में किस किस के लिए, डिजाइन, गेमिंग एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फैसिलिटेट मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन एंड कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे फैसिलिटेट करता है हमारे कंटेंट क्रिएशन को और उसके कंजम्पशन को। उसके बाद इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, सबसे मेन बात यही है कि हमारे यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है, ठीक है, थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने 4 ही पॉइंट बताए हैं, ठीक है। पहला है यूजर फ्रेंडली हो, विजुअल अपील हो, मल्टी टास्किंग हो, एक्सेसिबिलिटी हो, और इनके बारे में भी आप एक एक लाइन और ऐड करके बता सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं ये पीछे वाली दोनों वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। यूजर फ्रेंडली, कई बार हमारे हेडिंग आई कि यूजर फ्रेंडली से क्या मतलब है आपका, कि आपका जो इंटरफेस है वो फैमिलियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ होना चाहिए, ठीक है, यूजर उससे फैमिलियर हो, ठीक है, यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज हो, ठीक है। ये आप इतनी बात इसमें और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में और ज्यादा अच्छे से लिख के आना है तो। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव, कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर, एक्सेसिबिलिटी और चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये सारी चीजें ग्राफिकल सिस्टम की कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए। 10 नंबर में भी काफी बार ये आ चुका है पहले, ठीक है, एक बार अभी आया था 2-3 साल पहले, मैं शायद ईयर भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन तो आप परमानेंट मान के चलें, और 10 नंबर का भी आ सकता है अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। आपको पता भी होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो लॉन्ग टर्म क्या होती है, जिसमें हम टेम्परली किसी चीज को स्टोर करके चलते हैं। लॉन्ग टर्म वो होती है जो परमानेंटली और लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी जो भी
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके चलती है। तो थोड़ा थोड़ा वो डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लाइक ए मेंटल स्टिकी नोट्स, जैसे कि हम मेंटल नोट पैड पे लिखते हैं, एक मेंटल नोट पैड इसको मान लीजिए। इट होल्ड्स ए स्मॉल अमाउंट इंफॉर्मेशन टेम्परली फॉर इमीडिएट यूज। ये क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, टेम्परली, ठीक है, क्यों, इमीडिएट यूज के लिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम की यहाँ पे फुल फॉर्म होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, और इसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है क्योंकि ज्यादा देर तक हम ध्यान नहीं रख पाते। तो जैसे एक रैम की तरह ले लीजिए, फोन की रैम होती है ना, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हम उसको बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड यूज होता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी वही है कि रैम की तरह यूज होती है, कि जो उसमें प्रोसेसर हो रहा है वो कुछ ही टाइम के लिए यूज हो रहा है, वो परमानेंट वहां पे नहीं है, ठीक है। लिमिटेड कैपेसिटी है एंड लास्ट्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इट्स लाइक रिमेंबरिंग ए फोन नंबर जस्ट लॉन्ग इनफ टू डायल इट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टिपिकली स्टे इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट। जो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट दिमाग में अच्छे से रह पाती है। उसके बाद जब आप उसको दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो वहां पे कुछ पॉइंट उसके आप भूल जाते हो और कुछ ही इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जो रह जाती है वही निकल के आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में होता है, एग्जाम से पहले अगर हम 2 मिनट कोई पहले टॉपिक याद करें तो एग्जाम के पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आपके दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, ठीक है। काफी बार होता है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि ये क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लाइक ए वास्ट लाइब्रेरी इन योर ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोर कर पाती है ज्यादा इंफॉर्मेशन को। इट्स स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, मेमोरीज इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज कैन बी कॉन्शियसली रिकॉल्ड लेटर, ठीक है। उसके बाद LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी हेल्प्स यू रिकॉल फैक्ट, ये हेल्प करती है हमारे फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो भी हमने स्किल्स को एक्वायर किया है, जो हमने स्किल्स डेवलप किए अपने अंदर, उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी की हेल्प से हम अपने दिमाग में रिकॉल कर पाते हैं। और जब भी हमको उन स्किल्स की जरूरत पड़ती है तो हम उनसे वर्क ले पाते हैं जो हमने सीखी है। एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं वो भी सब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोडिंग सीखी है तो कोडिंग सीखने के बाद जो आप पे कोड लिखना है वो आपकी एक स्किल्स हो गई, ठीक है। तो उन स्किल्स को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करके चलें तो वहां पे जब भी हमको उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से कोड लिख पाएंगे, ठीक है। लाइक योर फेवरेट चाइल्डहुड टॉय और हाउ टू राइड टू ए बाइक, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके डिफरेंसेस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो हमने डिफरेंसेस के बेस पे भी थोड़ा सा इसको और लिख दिया है कि इसके एक्सपेक्ट होगा ड्यूरेशन, कैपेसिटी, एनकोडिंग और रिट्रेवल। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या है, ड्यूरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है, मतलब सेकंड टू मिनट, मतलब इसको हम कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेज टू ईयर, यहाँ पे कई दिनों के लिए और कई सालों के लिए भी हम अपने दिमाग में इस मेमोरी को या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी होती है इसकी लिमिटेड और इसकी अनलिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एनकोडिंग में क्या, यहाँ पे मोस्टली रिपीटिशन हो जाता है कभी कभी, और यहाँ पे थ्रू मीनिंगफुल, ठीक है, एसोसिएशन और कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मीनिंगफुल कनेक्शन होते हैं। उसके बाद रिट्रीवल क्विक बट लिमिटेड विदाउट, यहाँ पे क्विक तो होता है जो भी हमारी मेमोरी में है उसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। उसके बाद मे बी स्लोअर बट मोर रिलायबल, यहाँ पे ये स्लोअर होता है, जो हमारी पुरानी चीजें हमने जो याद की थी वो लॉन्ग टर्म बहुत पहले याद की थी, वो थोड़े थोड़े दिमाग में अच्छे से अगर हमने याद की होंगी तो वो जब हम एग्जाम में बैठेंगे वो याद आती रहेंगी, ठीक है। चाहे आराम आराम से आए कि हाँ भाई इसके बाद ये था, हाँ अभी आ रहा है, याद ही आ रहा है, ठीक है। ये रिलायबल है, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिलायबल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें अभी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन, स्टैटिकल ग्राफिक फॉर्म और इसके टाइप्स। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ये काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। एक बार को आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसके टाइप्स देखेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। काफी सिंपल है, एक बार आपके पढ़ के याद हो जाएगा। ये क्यों यूज करते हैं वही बताएंगे, ठीक है। स्टैटिकल ग्राफिक फॉर्म इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल एलिमेंट लाइक चार्ट एंड ग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा। हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं चार्ट का और ग्राफ्स का डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि यूजर को और अच्छे अंडरस्टैंडिंग वहां पे मिले, ठीक है, और वो चीजों को और अच्छे तरीके से याद कर पाए, ठीक है। इट्स हेल्प टू रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल मैनर। वही बात मैंने ऊपर वाली लाइन में बताई कि ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक क्लियर वे में रिप्रेजेंट करता है और इजियर बनाता है कि हम यूजर को
काफी इजी वे में प्रेजेंट कर पाए, अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट कर पाए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद इट सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन ऑफ ट्रेड पैटर्न एंड रिलेशनशिप विद इन डेटा, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखेंगे। दीज ग्राफिक्स मेक कॉम्प्लेक्स डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड। सिंपल एक लाइन में आप ये बोलें, ये जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको इजियर टू अंडरस्टैंड बनाता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में क्या आता है, सबसे पहला है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार टू कंपेयर वैल्यूज। अब यहाँ पे सिंपली हमने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बार है, इनकी मदद से जो भी हमारे कलर हैं हम उनको देख सकते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा यूज हुआ है और कौन सा कलर यूज हुआ है। तो इनकी मदद से हम वैल्यू की कंपैरिजन यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि रेड है तो रेड सबसे ज्यादा यूज हुआ है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद पिंक और उसके बाद ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डेटा को, ठीक है, इजीली मैनर में। उसके बाद हम देखते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या आता है, लाइन चार्ट ऑल्सो नोन एज ए लाइन ग्राफ और कर्व चार्ट, ठीक है। इसको कर्व चार्ट और लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा पॉइंट कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये वाले ग्राफ इस तरह से बनाए होंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक। इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से हमारे सभी पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद देखते हैं पाई चार्ट। ये क्या है, ये सबसे सिंपल है भाई। इसमें क्या करते हैं हम, ए पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ वैल्यू आई एक स्लाइस ऑफ सर्किल विद डिफरेंट कलर। यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, ठीक है। उसको बताते हैं कि ये कलर कौन सा कितने परसेंट यूज हुआ है, या फिर कोई भी आपका डेटा है उसको इसके मदद से हम पाई चार्ट की मदद से और भी ज्यादा सिंपली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50% हमारा रेड कलर यूज हुआ है, 10% ब्लू कलर, 20% येलो कलर, 9% पिंक कलर, 6% ग्रीन कलर, 5% स्काई ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता है कि कौन सी चीज कितने परसेंट यूज हुई है, ठीक है, डेटा में, ठीक है। तो ये और भी यूजर की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर देता है। उसके बाद एक और आता है हमारा स्कैटर प्लॉट्स आर द ग्राफ दैट प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन ए डेटा सेट। दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को एक क्लियर करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका ग्राफ। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं हम, ठीक है। एडवांटेज है विजुअल क्लियरिटी। यहाँ पे विजुअल क्लियरिटी आपको मिलती है, जैसे कि इस डायग्राम को आप देखते ही बता सकते हो कि भाई कौन सा कलर कितना यूज हुआ है। आप थ्योरी में लिखने जाओ कि रेड हुआ है 50% यूज, ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे विजुअल क्लियरिटी है, ठीक है। कंपैरिजन, ट्रेड, आइडेंटिफिकेशंस, इनहेंस कम्युनिकेशन, और इसकी मदद से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन इनहेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं कंसीडरेशन इन क्रिएटिंग स्टैटिक ग्राफ। कंसीडरेशन, ठीक है, कंसीडरेशन में डेटा एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट चार्ट सिलेक्शन, आपको एक एप्रोप्रिएट चार्ट का सिलेक्शन करना है, अच्छे से लेबलिंग करनी है और सिंप्लिसिटी रखनी है। एग्जाम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रखना है, इजी टू यूज रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी 5th वाला कंप्लीट होता है, ठीक है, स्टैटिकल ग्राफिक्स फॉर्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ यूजर और ऑर्गेनाइजेशनल इशू। ये एक और क्वेश्चन रह गया है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ये कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है कि 3D इंटरेक्शन क्या होता है और विजुअल रियलिटी क्या होता है, ठीक है। तो एकदम से इसको कवर करेंगे और 5 मिनट आपके लूंगा मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर। टाइप्स ऑफ यूजर में एक तो होते हैं न्यू यूजर, रेगुलर यूजर, एक्सपर्ट यूजर, स्पेशल नीड्स यूजर। अब इसको देखेंगे अच्छे से क्या क्या होता है। न्यू यूजर आपको पहले से ही समझ आ रहा होगा। न्यू यूजर क्या होते हैं, पीपल हु आर न्यू टू सिस्टम, जो सिस्टम के लिए न्यू होते हैं, मे बी नीड गाइडेंस, जिसको गाइडेंस की जरूरत होती है, एंड सिंप्लिसिटी इन नेविगेशन एंड नीड क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उनके लिए नेविगेट करने के लिए, एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। और उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए न्यू यूजर के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको कोई न्यू यूजर है, ठीक है, उसको लैपटॉप चलाने के लिए आपने दे दिया, उसको पता ही नहीं कि भाई लैपटॉप कैसे चलता है, तो वहां पर उसको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। आप इतना इस तरीके से समझें। उसके बाद रेगुलर यूजर। रेगुलर यूजर में क्या है, रेगुलर यूजर इंडिविजुअल हाउस यूज द सिस्टम फ्रीक्वेंटली एंड आर फैमिलियर विद फंक्शन, ठीक है, जो कि हमारे फंक्शन के साथ पहले से ही फैमिलियर हो, ठीक है। परफॉर्मिंग इफिशियंसी एंड शॉर्टकट, जो हमारे सारे इफिशियंसी ले सके प्रोसेसर से, जो भी डिवाइस है, एंड शॉर्टकट्स भी उसके सारे जानता हो, वो हमारे रेगुलर यूजर के उसमें आता है। उसके बाद एक्सपर्ट यूजर। अब एक्सपर्ट यूजर और रेगुलर यूजर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको समझ के चलें। तो एक्सपर्ट यूजर क्या करता है, जो भी आपका डिवाइस है उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेता है, ठीक है। इस रेगुलर यूजर को तो पता होता है कि भाई हाँ इसके ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट्स हैं, इससे मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूं। लेकिन जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो एडवांस यूजर हाउ रिक्वायर कस्टमाइजेबल ऑप्शन एंड एडवांस फीचर टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं एडवांस फीचर की मदद से, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट और रेगुलर यूजर का डिफरेंस हो गया। उसके बाद स्पेशल नीड यूजर। अब यहाँ पे जो विकलांग लोग हैं, ठीक है, उनको थोड़ी सी और स्पेशल नीड की जरूरत होती है, जैसे यूजर हु मेड नीड एक्स्ट्रा हेल्प, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ जो यूजर हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। इतना एग्जाम के लिए काफी है, इनफ है, ठीक है। आप इनके ही बीच में और एक्सपर्ट यूजर के 2-4 पॉइंट अपनी तरफ से बढ़ा के और लिख के आए एग्जाम में। अगर आए तो 2 पॉइंट एक साथ आएंगे। एक आएगा ऑर्गेनाइजेशनल इशू। ऑर्गेनाइजेशनल इशू में सबसे पहला इशू है यूजर, ठीक है। तो डिफरेंट यूजर रिमेंबरिंग दैट एनीवन यूज
थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, मेक श्योर द सिस्टम वर्क विद अदर स्टफ एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ वाला देखते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी, कीप थिंग्स सेफ फ्रॉम हैकर एंड अटैकर्स, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप कि अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इशू है यार वो आप बता सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इशू आपको आते हैं किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, वो आप यहाँ पे अपने अनुसार लिख सकते हो। हेडिंग आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे डेटा को सेव करना होता है हैकर से, अटैकर से, अनऑथराइज्ड यूजर से। उसके बाद गेटिंग बिगर, ठीक है, ये क्या है, प्लानिंग फॉर मोर पीपल एंड मोर स्टफ एज टाइम गोज ऑन, ठीक है। इतनी सी इसमें बात थी। अब 3D इंस्ट्रक्शन और विजुअल रियलिटी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर में से पूछ लेगा कि ये पूछ लिया और पूछ लिया टाइप्स ऑफ यूजर बताओ, 3D इंटरेक्शन और टाइप्स ऑफ यूजर, ठीक है। इस तरीके से ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी 5 नंबर में आ जाता है। तो इतने से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको किन किन चीजों के बारे में किस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन में कर दूंगा यहाँ पे इसको कि 3D इंटरेक्शन रेफर टू द वे वी इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, सिमिलर टू हाउ वी इंटरेक्ट विद थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज से इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 3D इंटरेक्शन हमारे लिए 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करके देता है, ऑब्जेक्ट या एनवायरमेंट बना के देता है। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन कर पाए, ऐसे ही 3D वर्ल्ड में भी इंटरेक्शन कर पाते हैं, 3D इंटरेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके देता है। इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, इट्स कॉमनली यूज इन गेमिंग, गेमिंग में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। डिजाइन एंड अदर एप्लीकेशन टू क्रिएट मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, जो कि हमारे लिए इंगेजिंग एक्सपीरियंस को बना के देता है, क्रिएट करके देता है, और हमारा इंटरेक्शन अच्छे से करवा पाता है, ठीक है, चीजों से, क्योंकि यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड जैसा हमको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है 3D इंटरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे विजुअल रियलिटी, विजुअल रियलिटी भी इसका ही पार्ट है। जैसे कि विजुअल रियलिटी को हम VR भी बोलते हैं, इज ए टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये और जो 3D इंटरेक्शन था वो एक वे है कि हम कैसे रियल वर्ल्ड में जैसे चीजें हमसे इंटरेक्ट करती हैं, ऐसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस बना के यहाँ पे कैसे चीजों से इंटरेक्ट कर पाए 3D में, जैसे गेम्स में करते हैं हम। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी है। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी इज टेक्नोलॉजी दैट इम्पेरिजेस यूजर इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, ऑफ्टन थ्रू ए हेडसेट और ए गूगल्स, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा VR में अब बहुत सारे गूगल्स चल चुके हैं, गूगल ने भी निकाला है, वो एप्पल ने भी निकाला है अपना, वो काफी महंगा है, जो कि आंखों पे लगा लेते हैं, वहां पे ही आप गेम खेल पाते हैं अच्छे से, ठीक है। आपने देखा होगा दैट प्रोवाइड ए 3D विजुअल एक्सपीरियंस, वो आपको बहुत, मतलब आप फोन पे जैसे खेलते हो ना, तो आपको 3D एक्सपीरियंस वहां पे वो बना के देते हैं वो गूगल्स, ठीक है। जैसे कि आप रियल में खेल रहे हो, ऐसे ही आपको पूरा एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा, ठीक है। और VR टेक्नोलॉजी को हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में हम यूज कर रहे हैं इसको। VR इज यूज वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग गेमिंग, गेमिंग में सबसे ज्यादा गेमिंग जो करते हैं वो सभी गेमिंग वाले बंदे इसको यूज करते हैं। एजुकेशन में भी इसका काफी यूज हो रहा है, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में भी इसका काफी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट में भी इसका यूज करते हैं, टू क्रिएट रियलिस्टिक एंड इंटरेक्टिव सिमुलेशन। यहाँ पे क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक चीजों को, जैसे कि रियल में हम कोई चीज खेल रहे हैं, ऐसे ही रियलिस्टिक चीज हमको क्रिएट होकर मिलती है इसमें, जिससे कि हम और अच्छे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनिट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। मैंने आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन बताए थे, सारे पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। स्क्रीन डिजाइनिंग, इसके कॉन्सेप्ट, स्क्रीन नेविगेशन, ठीक है। 8 गोल्डन रूल भी हो गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो गई, ठीक है। स्टैटिकल ग्राफ फॉर्म भी हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूजर भी हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल इशू भी बता दिए, ग्राफिकल सिस्टम मैंने बता ही दिया था इसमें, ठीक है। 3D इंटरेक्शन भी बता दिया और वर्चुअल रियलिटी भी बता दी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी और 3D इंटरेक्शन को भी देख लेना आप। हम यूनिट 4 और यूनिट 5 को आज शाम तक कवर कर देंगे, कोशिश करेंगे कि कवर कर पाएं, ठीक है। तो वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और आप इसमें क्या और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या आपको चीजें समझ नहीं आ रही, ठीक है, और मैं क्या इंप्रूव करूं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।